हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों की चर्चा हो रही थी अकबर का चित्तौड़ अभियान। अकबर ने किस तरह से चित्तौड़ अभियान किया, और इसके बाद में हमने आपसे चर्चा किया था कि चित्तौड़ अभियान के बाद में पहले यहाँ के शासक राणा उदय सिंह होते हैं। फिर राणा उदय सिंह ये जो है युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग जाते हैं, और फिर ये जो है ये पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों पर उदयपुर नामक नए नगर की स्थापना करते हैं। और 1572 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद में इनका पुत्र, छोटा पुत्र गद्दी पर बैठता है, किंतु महाराणा प्रताप इनको गद्दी से उतार कर, अपदस्थ कर जो है खुद स्वयं उदयपुर के यानी कि कुंभलगढ़ के शासक बन जाते हैं। और इनका जो छोटा पुत्र होता है तो ये जो है अकबर की शरण में चला जाता है, और अकबर इनको जो है जहाजपुर की जागीर दे देता है। ओके, यहाँ तक मैंने कल पढ़ा था चित्तौड़ अभियान अकबर का, और इसके बाद में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप के बाद में। कल हमने महाराणा प्रताप के पर्सनल उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा था, और आज हम जानेंगे क्या, आज हम इसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है राणा प्रताप एवं अकबर के बीच में, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेकिन राणा प्रताप के बीच में ये जो युद्ध हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी के युद्ध के पूर्व भी एक छोटा सा अभियान आता है जिसको हम साथ में पढ़ते चलते हैं। ओके, तो चित्तौड़ अभियान के बाद में जो है अकबर कौन सा अभियान करता है, रणथंभौर अभियान एवं कालिंजर विजय। ये कब करता है, तो ये 1569 ईस्वी में करता है। ओके, और ये जो है रणथंभौर जो था, इसको किससे अकबर ने जीता था, तो बूंदी के हाड़ा राजपूत सुरजन राय थे, इससे जो है अकबर ने क्या किया था, रणथंभौर को जीता था। ओके, तो ये थी रणथंभौर की कहानी। और अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। तो अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ है। कब 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 हुआ है, 18 जून 1576 ईस्वी में। अगर हम शासकों की बात करें तो शासक अकबर थे, मुगलों की ओर से अकबर थे, और राणा प्रताप तो आप जानते ही हैं, तो ये जो है राजपूतों की ओर से राणा प्रताप थे। ओके, तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, अकबर के बीच में और राणा प्रताप के बीच में। अब हम बात करें हल्दी घाटी के युद्ध की। अगर हम बात करते हैं तो हल्दी घाटी के युद्ध को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो वो नाम कौन कौन सी हैं, इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार नए नए नाम दिए हैं। तो किस इतिहासकार ने कौन सा नाम दिया है, इसके बारे में आपसे हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है अबुल फजल का नाम। अबुल फजल ये मध्यकालीन इतिहासकार हैं। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है। ठीक है, क्या नाम दिया है हल्दी घाटी के युद्ध को, खमनौर का युद्ध। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं बदायूनी। ये बदायूनी ने इसका क्या नाम दिया है, इस हल्दी घाटी के युद्ध का, तो इन्होंने गोगुंदा का नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है, गोगुंदा का युद्ध। बदायूनी ने क्या दिया है, गोगुंदा का युद्ध दिया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अबुल फजल की, तो अबुल फजल ने क्या नाम दिया है, तो अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध का नाम दिया है। ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में सेट करना है। ओके, कि ये अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध का क्या नाम दिया है, तो खमनौर का युद्ध का कहा है। अगर बात करते हैं बदायूनी की, तो बदायूनी ने क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध कहा है। ओके, फिर इसके बाद में एक इतिहासकार आते हैं कर्नल टॉड। कर्नल टॉड ने जो है क्या कहा है, कर्नल टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है। क्या कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है। तो तीन इतिहासकार हैं, तीनों इतिहासकारों में सबसे पहले नाम आता है अबुल फजल का। अबुल फजल ने क्या नाम दिया है, खमनौर का युद्ध। इसके बाद में बदायूनी का नाम आता है। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का क्या नाम दिया है, तो बदायूनी ने नाम दिया है गोगुंदा का युद्ध। इसके बाद में लास्ट में आते हैं कर्नल टॉड साहब। कर्नल टॉड साहब ने क्या नाम दिया है, तो कर्नल टॉड साहब ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली का युद्ध का नाम दिया है। ओके, इसके बाद में चौथा नाम आता है रक्त तलैया का युद्ध।
रक्त तलैया का किसने नाम दिया है? तो रक्त तलैया पर्टिकुलर किसी इतिहासकार के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इसके पीछे कहानी ये है कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये इतना भयंकर युद्ध हुआ था कि दोनों पक्ष की सेनाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में मारी गई थी और रक्त इतना ज़्यादा सैनिकों का बहा था कि वहाँ कहते हैं पास में एक छोटा सा ताल था, तो वो ताल जो है रक्त से जो है भर गया था, तो इस वजह से इसका नाम जो है रक्त तलैया कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये जो मैंने स्टोरी बताई ये कपोल कल्पित लगती है, बट आपको हम नाम याद दिलाने के लिए कि ये नाम आपको याद रहे क्यों इसका नाम पड़ा है, तो इसकी वजह से हमने आपको इसके पीछे की स्टोरी बताई। ओके, तो इस तरह से सारे लोग थे जिन्होंने अपना अलग अलग नाम लिया। अब हम बात करते हैं कि सेनापति कौन थे। राणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन थे और अकबर की तरफ से कौन कौन सेनापति थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया। तो अगर हम अकबर की तरफ से राणा प्रताप की तरफ से बात करें तो राणा प्रताप की तरफ से एक मुगल सेनापति था जो कि हल्दी घाटी में हिंदुओं की तरफ से, राजपूतों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। ओके, तो वो कौन था? तो राणा प्रताप का मुख्य सेनापति जो था वो हकीम खां सूर था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय जो हिंदू राजपूत थे राणा प्रताप का साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति मुस्लिम होते हुए भी इसने राणा प्रताप का साथ दिया और सेनापति के रूप में बहुत बेहतर तरीके से नेतृत्व किया। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करें अकबर की कि अकबर की तरफ से कौन कौन से सेनापति थे, तो अकबर की तरफ से दो सेनापति थे। वो कौन से थे? एक तो थे मान सिंह थे और दूसरी तरफ कौन से थे? दूसरी तरफ आसफ खां थे। तो अकबर की तरफ से दो सेनापति, एक मान सिंह और दूसरे आसफ खां। इसके बाद इसके साथ में अगर हम राणा प्रताप की बात करें तो राणा प्रताप की तरफ से जो है हकीम खां सूर इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। ओके, अब हम बात करते हैं इसके नेतृत्व की इसके परिणाम की कि इसका परिणाम क्या रहा हल्दी घाटी के युद्ध के, किसकी विजय हुई और किसकी पराजय हुई। तो अगर हम हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो ना तो हम राणा प्रताप की विजय के बारे में स्पष्ट रूप से आपसे कह सकते हैं और ना हम ये कह सकते हैं कि मुगलों ने जो है इस हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी, यानी कि दोनों लोगों की विजय नहीं हुई थी और दोनों लोग अगर देखा जाए तो दोनों लोगों की हुई थी। यानी कि कहने का मतलब है कि ये युद्ध निर्णायक नहीं साबित हुआ, किसी एक व्यक्ति के पक्ष में विजय का जो तिलक था वो किसी एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं गया था। ओके, फिर इसके ये था परिणाम, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी विजय का दावा कर रहे थे। अपनी अपनी विजय का दावा क्यों कर रहे थे? क्योंकि कोई भी शासक तब तक विजयी नहीं माना जाएगा कि उसके शासक ने आत्मसमर्पण ना किया हो, जो विरोधी दल का शासक है उसने आत्मसमर्पण ना किया हो। तो ये अकबर जो महाराणा प्रताप थे इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से मोर्चा भी लिया मुगलों के खिलाफ, लेकिन इनका बेशक राज्य छीन गया, ये अपना राज्य हार गए, लेकिन ये कभी भी अकबर की गिरफ्त में नहीं आए। अकबर ने हालांकि बहुत कोशिश की इनको पकड़ने के लिए, कई बार इनके अभियान भेजे, पर्सनल सिर्फ राणा प्रताप को पकड़ने के लिए कई सारे संगठन भी बनाए, लेकिन राणा प्रताप को पकड़ने में ये सक्षम नहीं हो सके। ओके, तो इस युद्ध की विशेषता यही थी। विशेषता क्या थी कि मेवाड़ ही वह राजपूत रियासत थी जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की थी। बाकी तो जो अदर राजपूत थे वो सब लोग अपने आप, ये जैसे ही अकबर युद्ध करने के लिए जाता था तो ये लोग अपने आप आत्मसमर्पण कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये महाराणा प्रताप थे तो ये ऐसे शासक थे, ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों के समक्ष कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। ये इसकी विशेषता थी, किसकी? हल्दी घाटी के युद्ध की विशेषता। ओके, दूसरी विशेषता क्या थी? दूसरी विशेषता ये थी कि इतिहासकार जो बदायूनी थे इन्होंने भी हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा कि ये तो इतिहासकार थे, लेकिन इतिहासकार थे तो क्या हुआ, इन्होंने भी जो है हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। इसी के साथ साथ में एक कथन आता है
कि अक्सर पूछता है एग्जाम में, अक्सर देखने को मिलता है कि देशभक्ति ही राणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध का कारण बना। क्या? देशभक्ति ही राणा प्रताप के अपराध का सबसे बड़ा कारण बना। ये किसने कहा है? आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो एक कथन है वी ए स्मिथ का। ये क्यों कहा है वी.ए. स्मिथ ने? इसके पीछे की भी कहानी आपको हम बता रहे हैं। तो अगर हम वी.ए. स्मिथ के बारे में बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो राणा प्रताप हैं ये अकबर की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये इनका राज्य बेशक छिन जाता है, लेकिन ये जो है जंगलों में घूमते फिरते हैं, पहाड़, कभी जंगलों में कभी पहाड़ों में, यानी कि एक शासक होते हुए भी कहते हैं इन्होंने घास की रोटी खा करके अपना जीवन व्यतीत किया। बहुत ही मीन्स थे तो बहादुर, मन से बहुत बहादुर थे, लेकिन इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी वजह से इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए वी.ए. स्मिथ साहब ने एक कथन कहा है कि देशभक्ति इनके मन में कूट कूट कर भरी हुई थी और देशभक्ति के कारण ही ये जो है मुगलों के समक्ष खुद को आत्मसमर्पण नहीं कर रहे थे, और शायद यही कारण था इनकी विषम परिस्थितियों को सामना करने का। ओके, तो ये किसने कहा है? वी.ए. स्मिथ ने साहब ने कहा है। इनका कथन क्या है कि देशभक्ति ही राणा प्रताप का सबसे बड़ा अपराध का कारण था। ओके, अब हम बात करते हैं युद्ध प्रारंभ होता है। ये तो विशेषताएं थी युद्ध की। युद्ध प्रारंभ होता है, लेकिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ होता है तो युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व राणा प्रताप का एक भाई था सगर, जिसने जो है अकबर का इसका राणा प्रताप का साथ छोड़ करके अकबर के खेमे में चला गया। कहाँ चला गया? अकबर के खेमे में चला गया। ये तो वही पुरानी कहावत दोबारा घटना देखने को मिल रही है, जैसे रावण के भाई ने जो है किसके साथ मित्रता की थी? राम के साथ मित्रता की थी, विभीषण ने। हालांकि भारतीय इतिहास में आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ये अकेला ऐसा उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इनके भाई का नाम अक्सर पूछ लेता है कि महाराणा प्रताप के भाई का नाम क्या था? तो था सगर। ठीक है, सगर जो ऐसा व्यक्ति था, इनका ऐसा भाई था जो कि अकबर के खेमे में चला गया। ओके, अब बात करते हैं कि अकबर जो था ये वैसे भी राणा प्रताप से युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि अकबर आगे आने वाले उसमें हम बताएंगे आपको कि अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। वो बिना मतलब का रक्तपात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये जो है चाह रहा था, जैसे इनके दरबार में जैसे मान सिंह जैसे महत्वपूर्ण सेनापति थे, ये भी कहीं ना किसी रियासत से जुड़े हुए थे, तो इन लोगों ने अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ये अपने दरबार में शूरवीरों को इकट्ठे करना चाह रहा था, लेकिन ये चीज एक्सेप्ट नहीं थी राणा प्रताप को, क्योंकि एक मुगल सत्ता के सामने, विदेशी सत्ता के सामने वो अपना आत्मसमर्पण नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर भी अकबर पीछे नहीं रहा। राणा प्रताप को मनाने में बहुत कोशिश की कि हम इसके राणा प्रताप के साथ में जो है संगठन कर लें, इनसे समझौता कर लें, लेकिन अकबर राणा प्रताप जो थे वो राजी नहीं हुए। तो अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने जब युद्ध प्रारंभ होता है उसके पहले कई सारे लोगों को भेजा था अकबर ने राणा प्रताप के समक्ष, ताकि राणा प्रताप से समझौता कर सकें। तो अकबर ने किसको किसको भेजा था राणा प्रताप से समझौता करने के लिए, इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अकबर 4 लोगों को समझौता करने के लिए राणा प्रताप के सम्मुख भेजता है। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? पहले हैं जलालुद्दीन कुर्ची। पहले कौन है? जलालुद्दीन कुर्ची। इनको अकबर ने कब भेजा है समझौता करने के लिए? इनको नवंबर 1572 ईस्वी में भेजा है। किसके साथ समझौता करने के लिए? राणा प्रताप के साथ समझौता करने के लिए। ओके, इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है नाम मान सिंह का। इनको कब भेजा है? तो इनको जो है जून 1573 ईस्वी में राणा प्रताप के समक्ष भेजता है समझौता करने के लिए। हालांकि राणा प्रताप समझौता करने की तो बात दूर है, इनसे मान सिंह से मिलना भी नहीं पसंद करते हैं। क्यों?
क्योंकि एक हिंदू होते हुए एक राजपूत का साथ देने के बजाय ये जो है मुगल का शासक विदेशी सत्ता का साथ दे रहे थे, इस वजह से राणा ने जो है इनको मना कर दिया, इनसे मिले तक नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद में भगवान दास को भी भेजते हैं। भगवान दास भी कब जाते हैं? जून 1573 ईस्वी में राणा प्रताप के साथ समझौता करने के लिए जाते हैं। फिर लास्ट में आते हैं टोडरमल। टोडरमल को भी भेजा गया है समझौता करने के लिए नवंबर 1573 ईस्वी में। तो ये जितने भी समझौता करने के लिए जितने भी सेनापतियों को भेजा गया, ये सारे अकबर द्वारा किए गए प्रयास सारे असफल रहे, क्योंकि राणा प्रताप द्वारा ये सारी चीजें इनकार कर दी गई थी अकबर से समझौता करने के लिए। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन से 4 लोग थे जिनको अकबर ने समझौता करने के लिए भेजा था और किससे नहीं मिले थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस सेनापति से राणा प्रताप ने समझौता करने हेतु जिसको अकबर द्वारा भेजा गया था, तो उसको जो है मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये चीज जरूर आप पॉइंट आउट करना, ओके, अपने माइंड में सेट करना। अब बात करते हैं कि युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध प्रारंभ हो जाता है, भयंकर युद्ध होता है दोनों सेनाओं के बीच, और इसी युद्ध में राणा प्रताप बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और जब ये घायल हो जाते हैं तो इनका एक सेनापति होता है, वो सेनापति कौन होता है? बींदा झाला। नाम क्या होता है इसका? बींदा झाला नाम होता है। और इस बींदा झाला नाम के सेनापति ने इसने अपने शासक को बचाने के लिए महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकाल देता है और स्वयं उनके मुकुट को धारण कर लेता है। क्या करता है? स्वयं जो है उनका मुकुट धारण कर लेता है, ताकि मुगलों का ये माइंड डाइवर्ट कर सके कि कि राणा प्रताप जो है वो अभी युद्ध क्षेत्र में ही है, क्योंकि इसकी इच्छा थी अपने सम्राट को सुरक्षित युद्ध के क्षेत्र से निकालना। ये इसका जो है मेन उद्देश्य था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस व्यक्ति ने अकबर का मुकुट जो है धारण कर लिया था? तो वो कौन था? वो बींदा झाला था। ठीक है, जब इसने राणा प्रताप के मुकुट को धारण कर लिया तो महाराणा प्रताप युद्ध से बच निकलते हैं और पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है ये युद्ध में मारा जाता है, बींदा झाला जो है युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन जो उसका मकसद था, जो उसका उद्देश्य था अपने शासक को बचाने का, उसमें वो कामयाब होता है और महाराणा प्रताप इस तरह से जो है युद्ध क्षेत्र से निकल जाते हैं। ठीक है, सफलतापूर्वक। अब अगर हम बात करें कि इसके बाद में ये निकल जाते हैं युद्ध क्षेत्र से, लेकिन फिर भी मुगल अभी युद्ध जीत नहीं पाते हैं। अब अकबर जो है इनको पकड़ने के लिए किसको? राणा प्रताप को पकड़ने के लिए पुनः भेजता है किसको? 1576 ईस्वी में शहनवाज खां को भेजता है इनको पकड़ने के लिए। ये शहनवाज खां भी नेतृत्व करता है, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन ये भी क्या रहता है? राणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहता है। ओके, फिर भेजता है किसको? फिर राजा भगवान दास और कुतुबुद्दीन को भेजता है राणा प्रताप के खिलाफ कि किसी भी तरह से आप राणा प्रताप को हमारे दरबार में हमारे समक्ष पकड़ करके लेके आइए। लेकिन ये दोनों लोग भी क्या होते हैं? सक्षम नहीं होते हैं राणा प्रताप को पकड़ने के लिए। फिर एक गुट तैयार कराता है अकबर 1577 ईस्वी में। कौन कौन लोग होते हैं इस गुट में? राजा भगवान दास होते हैं, शहनवाज खां होते हैं और मानसिंह होते हैं। इन तीनों सेनापतियों को महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजते हैं, यानी कि उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो इन तीनों सेनापतियों ने उनकी जो राजधानी थी गोगुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर, इन तीनों क्षेत्रों को तो जीत लिया, लेकिन फिर भी पुनः असफलता उनके हाथ लगी, क्योंकि ये राणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। एक बार फिर से ये राणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। ओके, तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो है राणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए और राणा प्रताप अरावली पहाड़ी की ओर चले गए और वहां की पहाड़ियों में छिप गए और वहां से उन्होंने एक नई युद्ध नीति अपनाई, वो छापामार युद्ध के नाम से जानी गई। ठीक है, कौन सी युद्ध नीति अपनाई? छापामार युद्ध की नीति अपनाई। छापामार युद्ध कौन सा होता था कि
इन्होंने मुगलों पर छापामार युद्ध करना प्रारंभ किया, यानी कि अचानक मुगलों पर अटैक करना और इसके बाद में जा करके अरावली की पहाड़ियों में छिप जाना। ठीक है, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियां थी वहां का क्षेत्र भी थोड़ा सा दुर्गम था और मुगल इससे अनभिज्ञ थे, उनको जानकारी भी नहीं थी। तो इस तरह से इनकी जो छापामार नीति थी, तो इस छापामार नीति को इनको पाने में जो है ये कैसे रहे, सक्षम रहे। ओके, अब हम अगर बात करें, अब इन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई। राणा प्रताप द्वारा की गई छापामार युद्ध को ही किसने एक्सेप्ट किया, मलिक अंबर ने आगे चल करके एक्सेप्ट किया। किसने स्वीकार किया, मलिक अंबर ने स्वीकार किया। और वो किस नाम से स्वीकार किया, वर्गीगिरी नाम से। ठीक है, किस नाम से स्वीकार किया, वर्गीगिरी नाम से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाराणा प्रताप की छापामार युद्ध नीति को जो है मलिक अंबर ने नाम क्या दिया था, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो वर्गीगिरी नाम दिया था। ठीक है, छापामार युद्ध को। अब मलिक अंबर से आगे जो है इसका विस्तृत व्यापक जो है प्रयोग करता है कौन, शिवाजी करते हैं। शिवाजी ने भी इस छापामार युद्ध नीति का भी प्रयोग किया था, किसके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। तो इस तरह से छापामार युद्ध नीति किसने किसने अपनाई थी, राणा प्रताप ने। और राणा प्रताप से गई किसके पास, मलिक अंबर के पास। और मलिक अंबर की युद्ध नीति अपनाई और इनसे प्रेरित कौन थे, तो शिवाजी प्रेरित थे, जो कि इन्होंने मुगलों के खिलाफ ये नीति अपनाई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस प्रकार शिवाजी ने भी मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोला इसी नीति के माध्यम से। तो लास्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार राणा प्रताप कभी मुगलों द्वारा कभी नहीं पकड़े गए, कभी भी मुगलों की गिरफ्त में नहीं आए। बेशक इनका साम्राज्य छीन लिया गया, युद्ध में अपना साम्राज्य हार गए, लेकिन मुगलों की कभी इन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार की, क्योंकि ये कभी भी मुगलों की गिरफ्त में नहीं आए, बल्कि ये कभी छापामार युद्ध के माध्यम से, कभी खुलेआम युद्ध के माध्यम से मुगलों को कभी कहीं ना कहीं बीच बीच में परेशान ही करते रहे। ओके, अब जब कई बार इस अकबर द्वारा संगठन भी भेजे गए, कई सेनापति भी भेजे गए, आपसे हमने इसके बारे में चर्चा भी किया कि कितने लोगों को भेजा महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाया। लेकिन इस तरह से अंत में अकबर जो है हताश हो गया और इसने जो है मेवाड़ के खिलाफ, यानी कि महाराणा को पकड़ने के लिए जो सेनापतियों को भेज रहे थे बार बार, तो उनको भी जो संगठन भेज रहे थे उनको भी भेजना बंद कर दिया। यानी कि अकबर के जहन से अब ये चीज़ निकल चुकी थी कि हम महाराणा प्रताप को जो है कभी भी पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अकबर जो राणा प्रताप थे कभी भी मुगलों की पकड़ में नहीं आए। ठीक है, हम ये लास्ट में ही कह सकते हैं। तो ये था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया, कौन कौन सी सिचुएशंस आई राणा प्रताप के समक्ष, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया। तो आज बच्चों हम अपने लेक्चर को यहीं पर जो है यहीं पर रोकना चाहेंगे। नेक्स्ट डे आपके समक्ष नए अभियान आपके समक्ष हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आगे का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है उसके बारे में आप सभी कल जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने के पहले आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूला करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा का काम करता है। ओके, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं आपसे कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइक और शेयर ही आपसे करने के लिए बोलते हैं। ओके, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।